नमस्कार साथियों, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज से भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज यह पहला खंड है और यह टेस्ट सीरीज इंडियन पॉलिटी के प्रत्येक चैप्टर पर बेस्ड होगी और उस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको इस टेस्ट सीरीज में समायोजित किया जाएगा और उनसे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। यह टेस्ट सीरीज भविष्य में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी, खासकर यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है अभी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो नए वैकेंसी आएंगी और उनका जो प्रीलिम्स होगा भविष्य में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए साथियों, बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। आज इस पहले खंड में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के पहले चैप्टर यानी कि भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उन सभी को हमने अपने पहले खंड में सम्मिलित किया है। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। अब साथियों देख लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इसी एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, यानी कि जो बम्बई और मद्रास के लिए जो भी कानून बनेंगे वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी तय करेगी। इसी एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इसी एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको अब तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? वारेन हेस्टिंग। और इसी एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार लेने या रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था या प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब साथियों देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813, यानी कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अब साथियों देखते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में अन्य कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे। इसी एक्ट में यह भी प्रावधान था कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कि इसी एक्ट के माध्यम से जो कंपनी का अधिकार पत्र था उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। और इस एक्ट में क्या प्रावधान था? कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, परंतु कंपनी का जो चीन तथा चाय पर एकाधिकार बना रहा था। ठीक है, कंपनी का चीन और चाय पर एकाधिकार बना रहा था, भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। और इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, यानी कि जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में आके धर्म प्रचार कर सकते थे। और इस एक्ट में यह भी प्रावधान था कि भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, जिसे मैं बता चुका हूं। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1813, यानी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से
एक विधि आयोग का गठन किया गया था। अब देखते हैं साथियों कि चार्टर एक्ट 1833 में अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इसी एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि भारत से व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे, परंतु चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहा था। परंतु अब चाय और चीन पर भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था कंपनी का। किस एक्ट के माध्यम से? चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। और इसी एक्ट में यह भी प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। और इसी एक्ट में यह भी प्रावधान था कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। और इस एक्ट में क्या प्रावधान था? गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से। और क्या प्रावधान था इस एक्ट में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसी एक्ट के माध्यम से एक विधि आयोग का गठन किया गया था, और इसी एक्ट के माध्यम से भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो साथियों 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे वायसराय की उपाधि प्रदान कर दी गई थी, या वायसराय कहा जाने लगा था। अब साथियों देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 में अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इसी एक्ट के माध्यम से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्निंग बॉडी थी उनको समाप्त कर दिया गया था, और इनके स्थान पर एक नया पद का सृजन किया गया था, भारत राज्य सचिव। और प्रथम भारत राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड स्टानले या स्टनले। ठीक है, और क्या प्रावधान था इसमें? भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था, और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि मुगल सम्राट के पद को किस एक्ट या अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। और क्या प्रावधान था इसमें? भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान कर दी गई थी, और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसी प्रकार साथियों भारतीय परिषद अधिनियम 1862 में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, उनको जान लेते हैं। 1862 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके माध्यम से वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई थी, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने 3 भारतीयों को यानी कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। और इसी एक्ट में यह भी प्रावधान था वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई थी। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए लॉर्ड कैनिंग ने भारत में पहली बार समविभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। ठीक है, अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इस एक्ट के माध्यम से परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया था, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को यह अधिकार था कि वो भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता था। ठीक है, अब साथियों अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ठीक है, तो सांप्रदायिक व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसी पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सब कुछ छीन लिया। क्यों कहा था? क्योंकि यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। 1909 के एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब साथियों देखते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से थे, देखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया था। पहला सदन था राज्य परिषद और दूसरा सदन था केंद्रीय विधान सभा। और इसी एक्ट के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और इसी एक्ट के माध्यम से देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। निर्वाचक क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया था, सामान्य निर्वाचक क्षेत्र और विशिष्ट निर्वाचक क्षेत्र। सामान्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार के समुदाय सम्मिलित थे, और विशिष्ट में भूस्वामी, व्यापारी और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से संबंधित संगठन या सदस्य। और इसी एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। सर्वप्रथम 1909 में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसके बाद 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से इसको और विस्तारित कर दिया गया। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। और किस एक्ट के माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1937 में। अब देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से, और केंद्र में 1935 के माध्यम से। संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई इसी एक्ट के माध्यम से। संघ में दो इकाइयां शामिल थीं, पहली थी ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरी देशी रियासतें। ठीक है, इसके माध्यम से ही मैं बता चुका हूं 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए इसी एक्ट के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। इसी एक्ट में दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और इसी एक्ट के माध्यम से फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई तथा राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो अभी बता चुका हूं, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई और राज्यों में 1919 के अधिनियम के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां प्रदान की गई या दी गई। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार है, भारत से अलग हुआ। तो साथियों, आज के इस पहले खंड में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के पहले चैप्टर भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की और उनसे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली है। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज के इस पहले खंड में इतना ही, मिलते हैं दूसरे खंड में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।